जैसे ही यह खबर आई कि लद्दाख के क्षेत्र में एलएसी पर भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और प्री 2020 सिचुएशन पर सहमति बनी है और दोनों देश अपनी अपनी पेट्रोलिंग उसी आधार पर करेंगे, यानी कि प्री 2020, तो मैंने ट्वीट करके सबसे पहले कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। और वो इसलिए क्योंकि चीन, जो कि अपने चारों तरफ अपने सभी पड़ोसियों के साथ सिर्फ टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ता है और उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, उसने भारत के साथ ये 2020 में करने की कोशिश की लद्दाख के क्षेत्र में। और अब चीन अपने अग्रेसिव स्टैंड से पीछे जा रहा है। तो ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीन ने भारत के साथ किया है। लिहाजा भारत के पास आज वो आर्थिक ताकत है, वो राजनीतिक नेतृत्व है और वो दूरदर्शिता है जिसके आधार पर आज चीन को झुकना पड़ रहा है। और इसके पीछे की मंशा भी स्पष्ट कर दूं क्यों मैंने लिखा कि यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले 1962 से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, चीन को अपने बढ़ते कदम को पीछे करने पर कभी मजबूर नहीं किया। इससे पहले राजीव गांधी की सरकार ने चीन के साथ बातचीत के प्रयास किए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चीन के साथ संबंध को सामान्य करने की कोशिश की और मिडिल सेक्टर में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे काफी नैरो डाउन करने में सफलता हासिल की। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान चीन ने फिर से घुसपैठ की थी और उस वक्त बड़ी मुश्किल से भारत सरकार ने चीन को अपने पुरानी पोजीशन पर ले जाने में सफलता हासिल की थी, कम से कम ऐसा सरकार का दावा था। लेकिन इसके अलावा भारत ने चीन को कभी भी अपने पैर पीछे घसीटने के लिए मजबूर नहीं किया साहब, जो हमें लगा कि इस बार हुआ है और इसलिए बड़े ब्रेक थ्रू की बात कही गई। लेकिन अब जैसे जैसे डिटेल्स सामने निकलते आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन का एक उत्साह था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात थी बायलैटरल, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से उनकी बायलैटरल मुलाकात थी, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट हर किसी में था। अब धीरे धीरे बारीकियां सामने निकल कर आ रही हैं। बारीकियां क्या है साहब? सबसे पहली बात, 2020 जून से लेकर अभी तक तकरीबन 60,000 भारतीय सैनिक 60 या 70,000 चीनी सैनिकों के आमने सामने खड़े हैं। और ऐसे में अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित तो होती है जहां पर भारतीय फौज और चीनी फौज अपने अपने पोजीशन से वापसी लेते हैं, तो ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा खर्च होता है साहब फौज को इतने बड़े एल्टीट्यूड पर, इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पर मेंटेन कर पाना। लेकिन मुझे याद आ रहा है आर्मी चीफ द्विवेदी का वो बयान जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के चीन के एलएसी पर भारत के समझौते के तुरंत बाद जारी करने के बाद कहा था। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीतिक समझौता और अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बतौर फौज सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जमीन पर क्या सिचुएशन है। सुनने में तो यह बिल्कुल वाजिब और सही बात लगती है साहब, लेकिन इसमें जो इन बिटवीन द लाइंस था ना, वो पढ़ नहीं पाए हम लोग, बहुत सारे लोग, कम से कम मैं नहीं पढ़ पाया। अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं। जैसे सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि भारत और चीन के बीच में अभी जो अग्रीमेंट हुआ है कई महीनों की बातचीत के बाद, उसमें सिर्फ 2 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं 7 में से लद्दाख के क्षेत्र में, जहां पर एलएसी पर अब हम पेट्रोलिंग राइट्स और ग्रेजिंग राइट्स की बात कर रहे हैं साहब। और पहला क्षेत्र है देमचौक, दूसरा है डिप्सांग वैली। देमचौक में भारतीय फौज अब पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 11, 12 और 13 पर जाकर पेट्रोलिंग कर पाएगी। 2020 के बाद से, उस समय जो झड़प हुई थी उसके बाद से, चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को इस इलाके में पेट्रोलिंग से रोक दिया था, यानी हम पेट्रोलिंग अपने ही इलाके की नहीं कर पा रहे थे। उसके चांदीगल नाला जो है डिप्सैंग वैली में, यहां तक भी हम जाकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं और इसी इलाके तक डिप्सैंग वैली में जो ग्रेजिंग राइट्स हैं वो भी मिल रहे हैं, यानी लद्दाख क्षेत्र के हमारे चरवाहे वहां जाकर अपने मवेशियों को, अपने बकरों, भेड़ बकरियों को चरा सकते हैं। और ये सारी चीजें जो प्रोसेस है इन 2 क्षेत्रों पर, फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, ये जो ट्रूप विड्रॉल की बात है, ये 29
अक्टूबर तक खत्म होना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया है दोनों पक्षों के द्वारा, चीन ने भी और भारत ने भी बनाया है, बहुत सारे टेंट्स लगा दिए गए हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको हटाया जाना है। और उसके बाद दोनों तरफ की फौज ये तय करेगी कि क्या प्री 2020 पोजीशन पर दोनों फौजें पहुंची हैं या नहीं। और अगर यह सब कुछ सत्यापित हो जाता है फौज के द्वारा, तब माना जाएगा कि हां, यह एक बढ़त है। इसके पहले भी मोदी सरकार ने एक बढ़त हासिल की थी, और यह बढ़त थी गलवान वैली में, गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में और पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ के इलाके में, जहां पर चीन और भारत ने यह तय पाया कि 2020 के पहले की जो स्थिति थी वहीं पर दोनों फौजें पहुंच जाएंगी और पेट्रोलिंग राइट्स वहां तक मिलेगा। लेकिन जब यह खबर सामने आई थी तो उत्साह इसलिए कम हो गया था क्योंकि कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बारे में जानकारी दी कि भारत के पास चीन के मुकाबले टैक्टिकल एडवांटेज था। हम कई ऊंची चोटियों पर काबिज हो चुके थे, जहां से चीन को नियंत्रित करना और चीनी फौज को नियंत्रित करना, उनके बेस कैंप पर निगाह रखना भारत के लिए बहुत आसान था। ऐसी सूरत में भारत ने क्या अपना एडवांटेज गिव अप कर दिया? यह एक बड़ा मसला था जिस पर लगातार बातचीत हो रही थी। ऐसे में एक और बात निकल कर आई, जो बफर जोन पहले भारत और चीन के बीच में हुआ करता था, वो बफर जोन कहां गया? ऐसा माना गया सुरक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कि यह बफर जोन दरअसल अब भारत की जमीन पर हो गया साहब। जो एलएसी में भारत नियंत्रित क्षेत्र है उसे ही हम बफर जोन मानते हैं, क्योंकि हम पीछे हट गए हैं और चीन की फौज पीछे नहीं हटी है। उसने जो प्री 2020 पोजीशन थी उसको अपना फॉर्मल पोजीशन बना दिया है। अपनी तरफ चीन ने बफर जोन छोड़ा ही नहीं है, यानी कि चीन तो आगे बढ़ गया, हम वहीं रहे, लेकिन हमने अपनी कुछ जमीन और छोड़ दी जिसको हमने बफर जोन मान लिया। तो घाटे का सौदा हमारा हुआ साहब। अभी इस पर मैं आता हूं, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो एक और खबर आ रही है कि अभी जो 2 बढ़त हमने हासिल की है डिप्सैंग वैली और दमचोक इलाके में, इसमें हमने गिव अवे भी किया है। अब यह बताया जा रहा है कि तवांग के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में यांगसी का जो एरिया है, यहां पर हमने चीन को अब यह मौका प्रदान कर दिया है 2011 के बाद कि वो अपनी फौज से पेट्रोलिंग बहाल कर सकती है। 2011 में ऐसी बहुत सारी वारदातें सामने आई थी जहां पर चीन इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें कर रहा था। भारत की फौज ने उन्हें वहीं पर रोका और 2011 के बाद से यात्से के इस पूरे इलाके में चीनी पेट्रोल को हमने रोक रखा है। यानी कि तवांग के इस पूरे क्षेत्र पर हमने अपना आधिपत्य जमाया है, जिसको एक बार फिर तोड़ने की कोशिश 2017 में करने की कोशिश, या यूं कहें कि मंशा बेहतर शब्द है, मंशा चीन की थी, लेकिन हमने उसे पूरा नहीं होने दिया साहब। लेकिन अभी हमने पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए हैं क्या? और अगर ऐसा किया है तो क्या हमने अरुणाचल प्रदेश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब स्पष्टता से भारत सरकार और उसके साथ साथ फौज को देना पड़ेगा। क्या हमने अरुणाचल प्रदेश में अपनी बढ़त को गंवाया ताकि लद्दाख के एलएसी पर हम अपने प्री 2020 पोजीशन पर पहुंच जाएं? अब इसके बाद एक और मसला जो मैंने आपसे पहले कहा था, बफर जोन। बफर जोन को लेकर गलवान हॉट स्प्रिंग पेंगोंग लेक जो है, इसके आसपास के इलाकों पर हम घाटे में हैं, ऐसा कई सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं। वस्तुस्थिति सरकार और फौज के अलावा कोई नहीं जानता। अब यहां पर भी यही स्थिति है साहब। दिन जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट हैं जिन पर अब अग्रीमेंट बना है एलएसी पर, इन दोनों फ्रिक्शन पॉइंट में बफर जोन कहां है? क्या बफर जोन भारतीय साइड पर होगा एलएसी के? क्या चीन अपने साइड ऑफ एलएसी पे बफर जोन रखेगा या नहीं रखेगा? और अगर चीन नहीं रखेगा तो इसका खामियाजा कौन उठाएगा? क्या इसमें चीन एक बेहतर डील के साथ वॉकआउट नहीं कर रहा? यह सवाल उठेगा साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा। डाइवर्जेंस क्यों निकल कर आया, इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं आपके सामने प्रदर्शित करूं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्पीच था अग्रीमेंट को लेकर और जो चाइनीज मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, उसमें 2 तरह की बातें हैं। मोदी जी के स्पीच में एक ग्रेटर चाइनीज इंडियन कोऑपरेशन की बात निकल कर आती है, जबकि चाइनीज विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट निकल कर आता है, कोई दोस्ती की स्पिरिट निकल कर नहीं आती।
और यह डाइवर्जेंस नोट करने वाला है साहब। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं उसको अंग्रेजी में आपके सामने रख रहा हूं, द रीसेंट अग्रीमेंट फॉर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट and resolution of issues that arose in 2020 in India-China borders, यानी कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, सभी इश्यूज पर 2020 के बाद भारत और चीन के सभी बॉर्डर्स पर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहती है? इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन रिजॉल्विंग रेलेवेंट इश्यूज इन द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के कुछ रेलेवेंट इश्यू पर थोड़ी सी प्रगति हुई है। दोनों के स्टेटमेंट का जो भाव है उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन विल मीट एट अर्ली डेट टू एक्सप्लोर अ फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू बॉर्डर क्वेश्चन। चाइनीज साइड इसके बारे में क्या कहती है साहब? चाइनीज साइड कहती है, agreed on holding talks between foreign ministers and officials to bring relationship back to sound steady development at an earlier date। अब जरा बताइए, कहां हम पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कहां चीन यह कहता है कि हम एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये स्टेबल रिलेशनशिप क्या मतलब रखता है? जब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इतना बड़ा है, मुंह खड़ा है, तो रिलेशनशिप कहां से आई साहब? रिलेशनशिप इसलिए आ रही है और चीन इस पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि चीन ये बार बार दोहराता रहा है 2020 के बाद से कि भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है उसको वहीं रहने दीजिए। जैसा कि पाकिस्तान हर मौके पर बोलता है, बाउंड्री डिस्प्यूट रहने दीजिए, उसके हम बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात करते हैं। चीन भी यही बोल रहा है, हम एलएसी पर बात नहीं करेंगे, हम अरुणाचल के बारे में स्पष्टता नहीं रखेंगे, लद्दाख के बारे में स्पष्टता नहीं रखेंगे, काराकोरम हाईवे के बारे में स्पष्टता नहीं रखेंगे, हम 2020 में आपकी जमीन पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी स्पष्टता नहीं रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना बाजार हमारे लिए खोल दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट, ये जो चाइनीज विस्पर कहते हैं ना साहब, बड़ी धीरे में से बारीक तरीके से चीन ने जापान जैसे देश को भी उलझा लिया था साहब, वही हमारे साथ करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे देश में व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी सोच ये कहती है कि जो फार्मा सेक्टर है, विंड और सोलर एनर्जी का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें अगर भारत को आज अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर के तौर पर प्रस्तुत करना है तो हमें चीन के साथ अपने संबंध पहले की तरह करनी पड़ेंगे, बेहतर करने पड़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर में, सभी सोलर पैनल कहां से आते हैं साहब? चीन से तो आते हैं, या चीन के बनाई हुई कंपनियों के द्वारा आते हैं जो हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं। तो सोलर पैनल लगाने वाली सभी कंपनियां चाहती हैं कि चीन के साथ सीधे संबंध हो जाए। विंड एनर्जी के लिए जो हम विंड टावर्स लगाते हैं, वो विंड मिल्स, वो भी चीन ही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उसका, वहीं से ले आइए साहब। आप चिप्स बनाना चाहते हैं, सिलिकॉन सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास है, वहीं से ले आइए साहब। गाड़ी बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स कहां सबसे ज्यादा बनते हैं? चीन में बनते हैं साहब, वहीं से ले आइए साहब। तो ये जो हमारा व्यापारी वर्ग है, ये भारत के द्वारा चीन पर लगाए गए आर्थिक प्रेशर्स और सैंक्शंस को अब कमजोर करना चाहता है, इसलिए लगातार दबाव बना रहा है कि आप चीन के लिए रास्ता मुनासिब कीजिए। याद कीजिए 2020 के बाद से भारत ने जिस तरीके से चीन की तमाम कंपनियों पर, चीन के तमाम एप्स पर, चीन के तमाम मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पर जो नकेल कसी, आज उसी का एक बहुत बड़ा हम नजरिया देख रहे हैं कि चीन तिलमिलाया हुआ है, उसकी हालत खराब है। अर्थव्यवस्था के तौर पर आज चीन जिस जगह पर खड़ा है वहां पर तो एक कमजोर देश भी खड़ा नहीं हो सकता है। उसका पूरा हाउसिंग सेक्टर कोलैप्स कर चुका है, मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर चुका है, कोई चीन के बाजार में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। अभी चीन की सरकार ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया, इंसेंटिव दिया है इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, इसकी वजह से भारत से पैसा निकालकर कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चीन में लगा रही हैं। यानी कि चीन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी चीन बहुत पिछड़ा हुआ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, चीन पर सैंक्शंस लग जाएंगे, चीन परेशान है। बाजार कहां से आएगा साहब? नया बाजार चाहिए उसको।
भारत जैसा बड़ा बाजार कहां मिलेगा? और भी कई तरीके हैं। उसके साथ साथ साउथ चाइना सी के पूरे इलाके में चीन अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, एक साथ कई फ्रंट नहीं खोलना चाहता। इसलिए वो चाहता है कि भारत को किसी तरीके से पुचकार कर, फुसला कर, बहला कर, चाइनीज विस्पर्स में उलझा कर अपना उल्लू सीधा कर ले। तो क्या हम ऐसा होने दें? मैं पूछना चाहता हूं आज आप सबसे, जरा बताइए, क्या आज हम चीनी नागरिकों को जो हम बेधड़ल्ले वीजा पहले दे रहे थे और चीन जाने के लिए भारतीय बिजनेसमैन को बिना धड़ 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 जाने दे रहे थे, जिस पर हमने अब रोक लगाई है और चीन की आर्थिक कमर तोड़ी है, उसको बहाल करते हैं? क्या चीन के तमाम ऐप्स को बेधड़क भारतीय बाजार में आकर लोगों को लूटने दें? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हजारों करोड़ के घपले, धांधली और तमाम तरह की चीजें बाहर निकाली हैं चीनीज कंपनी के लिए, मोबाइल कंपनी जो कि यहां पैसा कमाती हैं और चीन को अमीर बना रही हैं। ये सब करने दें। तो ये तमाम बातें जो हैं, इस पर विचार करना चाहिए। क्या आज भारत को अपने गार्ड्स लोअर कर देने चाहिए? मेरा तो मानना है ऐसा करना बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाला है साहब। चीन एक ऐसा देश है जिस पर आज तक किसी ने कभी भरोसा नहीं किया, और जिसने किया उसने अपने पीठ में खंजर ही पाया। तो क्या हम एक बार फिर अपनी पीठ आगे करने को तैयार हैं कि चीन आए और उसके बाद हमें चीर दें? हमने 60,000 अपने भारतीय सैनिकों को एलएसी पर, लद्दाख पर तैनात करके साल में 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा पिछले 4 साल से किया है। इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब। चीन को फर्क कहां पड़ रहा है? आर्थिक स्तर पर जब हम चीन की कमर तोड़ते हैं, और अपने इसी दबाव को हटाने के लिए अब चीन ने यह नया खेल खेला है। 7 फ्रिक्शन पॉइंट है, 2 हमारे पास वो कहते हैं ना कैंडी के तौर पर सामने रख दिया साहब, लो चबाओ। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? चीन में आर्थिक संकट तो है ही, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, विरोध की स्थिति है, जनसंख्या उसके हाथ में नहीं है। अब वहां पर वृद्धों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब होने के कगार पर हैं, जापान के साथ उसके संबंध खराब हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध खराब हैं। उसके साथ साथ भारत का क्वाड में जाना और क्वाड में अपने तरीके से चीज़ों को करना उसको काफ़ी कमज़ोर करता है। मालदीव्स जैसे देश को देख लीजिए साहब, चीन के पास गए थे, उल्टे पैर भारत पहुंच गए। श्रीलंका ने भी चीन से समर्थन लिया था, भारत के पास वापस। बांग्लादेश अभी चीन की फिरौती में है, किस दिन वापस आएगा बहुत दिन दूर नहीं है। तो कुल मिलाकर आज चीन थोड़ा घिरा हुआ है, इसलिए उसने एक लचीला रुख भारत की तरफ इख्तियार किया है। ऐसे में क्या अपनी बढ़त को हमें छोड़ देना चाहिए? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि एक बड़े नेबर के सामने हम झुकेंगे? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सरकार एक झुकने वाली सरकार है। कम से कम अभी तक इसका आचरण विदेश नीति पर तो यही है। तो मीट मारोगे, हम पत्थर से जवाब देंगे। और यह चीन के साथ फिलहाल बहुत कारगर साबित होता दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ। इस बढ़त को, इस चीन पर हमारे बढ़ती ताकत को कमजोर करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, बहुत नुकसान।